नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में भारतीय राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 8 और अंतिम अध्याय जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। और आज उसका लेक्चर नंबर 7। कितना कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 7 है। इसके बाद एक और लेक्चर लेकर के आएंगे, लेक्चर नंबर 8। कौन सा लेकर के आएंगे? लेक्चर नंबर 8 और लेकर के आएंगे। और फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर, हमारी ये पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी, है ना बच्चों? तो ये पूरी किताब समझ में आई या नहीं आई ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं आई तो भैया आप एक बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पूरी किताब आपको समझ में आ जाएगी। पर गुरुजी आज कौन से लेक्चर समझाने वाले हो? आज क्या समझाने वाले हो? तो आज हम बात करेंगे अयोध्या विवाद की और विध्वंस और उसके बाद की। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अयोध्या विवाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने शुरू कर दिया था, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि धर्म का अगर पॉजिटिव फेस है तो वो धर्मनिरपेक्षता है, ये सभी धर्म समान है, सभी एक जैसे हैं। और नेगेटिव जो फेस है, नेगेटिव चेहरा है, वो सांप्रदायिकता, नहीं साहब हम श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। और फिर इस नाम पे लोग लड़ने लग जाते हैं, हिंसा होने लग जाती है। सांप्रदायिकता जाना, धर्मनिरपेक्षता जाना, लोकतंत्र तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो, क्या होता है क्या होता है क्या होता है। तो हमने उस टॉपिक की शुरुआत कर दी थी और उस टॉपिक के साथ हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से वहां पर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी बनती है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद को अपनाती है। 1980 और 1984 में विफलता मिलती है, परंतु 1984 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी खुद को एक हिंदुत्व की पार्टी, एक हिंदू धर्म के लोगों की पार्टी के रूप में चलाना शुरू करती है। तो वहां उस समय दो घटनाएं होती हैं। एक होती है 1985 में शाहबानो केस। ठीक है, शाहबानो केस में क्या हुआ था कि जो एक मुस्लिम महिला है शाहबानो, वो 62 वर्ष की हो जाती है और उनको तलाक दे दिया जाता है उनके पति के द्वारा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील लगाती है कि सर प्लीज मुझे गुजारा भत्ता इनसे दिलवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। परंतु जो कुछ मुस्लिम नेता है उन्होंने सरकार को कहा साहब ये तो बिल्कुल हमारे खिलाफ है, ये तो गलत है। तो उस समय सरकार ने एक कानून बना दिया और उस कानून से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो निरस्त हो गया और शाहबानो को किसी भी प्रकार का गुजारा भत्ता नहीं मिला। तो उस समय बीजेपी ने ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिनकी सरकार है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के उत्थान, अपलिफ्टमेंट को रोक रही है और अगर इस प्रकार से राजनीति करती है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, मतलब एक गलत राजनीति है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सरकार को करना चाहिए था। तो और अगर ऐसा कर रहे हैं तो भैया फिर ये गलत है, हम इस चीज का विरोध करते हैं। सब भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का मानना था। और फिर भारतीय जनता पार्टी एक अलग रास्ते पे, एक अलग राह पकड़ लेती है। अब उसके बाद एक जो दूसरा मुद्दा है वो है अयोध्या विवाद। ठीक है, अयोध्या विवाद। देखो, इस विवाद को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं ना, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट। ठीक है, आपको स्टूडेंट ही बनकर के लेक्चर देखना है और मुझे टीचर बनकर के ही लेक्चर पढ़ाना है। मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं कि भैया अपना ना किसी पार्टी से कोई वास्ता है कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, किसी से ही नहीं है। और मैं शायद एकमात्र एक ऐसा टीचर रहा हूँगा जो ये व्यक्ति, मैं ये कहता हूं कि भैया देश में चाहे कोई सी पार्टी का शासन रहा हो, सबने बहुत काम करा। नेहरू जी से लेकर के अभी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक सबने देश के लिए कुछ 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 बहुत बड़े काम करे, एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, हम लोग जब इससे पहले 7 चैप्टर पढ़ रहे थे क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग समझौते कर करके कांग्रेस के दौर में जो क्षेत्रीय आकांक्षा है उनको पूरा करा गया और शांति स्थापित करी गई पूरे देश में। एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो काम उस समय के दौर में वो सच में सराहनीय था, वो सच में गजब का काम था। तो अपन कभी ये नहीं कहते कि नहीं भैया यहाँ पर एक ही पार्टी के पक्षधर है, एक ही पार्टी अच्छी है। तो कभी भी मुझे मत कहेगा मनीष सर तो इस पार्टी के समर्थक। अपन किसी के समर्थक नहीं है भैया, अपन किसी के भी समर्थक नहीं है। हाँ, वोट डालने जाते हैं जब देखते हैं कि भैया क्या क्या सरकारों ने करा है, क्या नहीं करा। 3-4 दिन आराम से छुट्टी लेकर के एक हिसाब लगाता हूँ, अच्छा इस पार्टी की सरकार ने ये काम करा है, इस पार्टी की सरकार ने ये काम करा है, क्या क्या करा है। वो वोट डालना मेरा एक पर्सनल मुद्दा हो जाता है। तो अपन किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, अपन किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते। और देखिए, जब बात जाति की आती है, जब बात धर्म की आती है और दक्षिण भारत में बात करूं जब भाषा की आती है, तब थोड़ा सा लोग क्या है कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि साहब हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी भाषा। ठीक है ना, इस प्रकार से सेंसिटिव हो जाते हैं। और सबकी अपनी आस्थाएं होती हैं, अपने विचार होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज जैसे मेरा समर्पण मेरे गुरु महाराज के प्रति ज्यादा है तो है, ये मेरा विचार है, मेरी आस्था है।
इसमें कोई दिक्कत वाली। अब आप उसको गलत कहो तो ये बात मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हर वर्ग की, हर धर्म की, हर समाज की एक अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, अपनी अपनी विचारें होती हैं। वो विचार, वो आस्थाएं सबके अपने अपने हैं, तो उस पर अपन किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जिसका जो सोचना है वो सोचना है। अपन सिर्फ बात करें पॉलिटिकल साइंस की, और पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में, याद करिए क्लास 11th में राजनीतिक सिद्धांत जब अपन ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉलिटिक्स वो नहीं है, जो राजनीति वो नहीं है जो कि हम और आप देखते हैं कि वहां भ्रष्टाचार हो गया तो ये राजनीति है। ठीक है, मेरे पिताजी को प्रमोशन मिलना चाहिए था, उनकी पदोन्नति होनी चाहिए, उनका पद ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, परंतु दूसरे व्यक्ति को पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि वो बॉस की गुलामी करता है, तो ये गंदी राजनीति है। ठीक है, मुझे मॉनिटर बनाना चाहिए था क्लास में, पर उसको बना दिया, तो वो गंदी राजनीति। तो ये राजनीति नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। एक्चुअली पॉलिटिक्स क्या है कि सरकार ने या कहीं कोई निर्णय लिया गया है, उस निर्णय पर हम अपनी राय रख सके कि वो सही है या गलत है, वो सही है या गलत है। ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, और इसी की बात हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर 1985 में असम समझौता राजीव गांधी जी ने करा तो वो सही था या गलत था, और समझौते हुए पंजाब समझौता हुआ तो वो सही था गलत था। ये जो अलग अलग निर्णय सरकारों के द्वारा लिए जाते हैं, ये जो निर्णय लिए गए हैं, ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो अब इसी प्रकार से जब शाहबानो केस पे कांग्रेस सरकार या देश की सरकार एक कानून ला करके आती है, और जिससे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कैंसिल हो जाता है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक विचार रख रहे हैं, एक देश के नागरिक होने के नाते, कि साहब ये सरकार ने जो किया है ये गलत किया है। यही राजनीति है, और इसी राजनीति विज्ञान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अपना कभी भी ऐसा, और मुझे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की एक बहुत अच्छी बात लगती है कि हमें कभी भी किसी एक विचारधारा से बिल्कुल बंद नहीं जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कार्ल मार्क्स को बहुत फॉलो करते हैं, अब वो ये मानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो करा वो सब कुछ सही नहीं। हमें एक विचारधारा से नहीं बनना चाहिए। उसने वो करा, वो जो उस व्यक्ति ने वहां पे करा, तो हमें किसी भी कभी ऐसा एक विचार, ऐसा भी नहीं हो कि कभी जैसा आप मान लो कि नहीं हम तो मनीष सर जो बोलते हैं उसे, यार नहीं, आप अपनी विचारधारा, सबकी जो अच्छाई हो ना, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको खराब से खराब व्यक्ति में भी एक अच्छा गुण मिले तो आप उस गुण को अडॉप्ट करिए, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी अगर एक बुराई मिले तो आप उसको छोड़िए। हमें बेस्ट बनना है, हमें अच्छा बनना है। तो अपना यहाँ पे उद्देश्य किसी भी वर्ग को, किसी पार्टी को, किसी को कुछ ऐसा नहीं है कि उनको दुख पहुंचाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपन सिर्फ टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ी सी भारत की राजनीति को समझ सकें। तो अब सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में हमने ये देखा कि भैया दो मुद्दे थे, ठीक है, जिनसे या तो कह सकते हैं कि बीजेपी का धीरे धीरे राइज होना शुरू होता है, या बीजेपी उन मुद्दों को हाईलाइट करती है या उठाना शुरू करती है। तो हमने देखा था, पहला था शाहबानो केस, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भैया ये जो सरकार ने करा है वो गलत करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे अयोध्या विवाद की। अब अयोध्या विवाद को पहले थोड़ा सा समझिए। अब अयोध्या दो वर्गों के लिए क्या है, बड़ी पवित्र स्थान या बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सबसे पहले जैसे बात करें हिंदुओं के लिए, तो हिंदुओं के लिए क्या कहा गया है कि भैया भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम की क्या है, जन्म स्थली है। भगवान श्री राम का यहाँ पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था, उनकी बर्थ प्लेस है। जैसे हम सबकी भी बर्थ प्लेस होती है ना, कि भैया मैं उस जगह पैदा हुआ था, मैं उस जगह पैदा हुआ था, हम उस जगह पैदा हुए थे, तो सबका जन्म स्थान होता है। और आजकल तो ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं, पर एरिया तो याद होगा ना कि हाँ भैया हम उस जगह वाले में पैदा हुए थे। तो इसी प्रकार से भगवान श्री राम की जन्म स्थली है, और ये हिंदू वर्ग के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है कि भाई भगवान श्री राम, ठीक है, उनकी जन्म स्थली है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है, और वहाँ पर पहले से बोले उन्हीं का मंदिर है, और वो मंदिर उनका रहना चाहिए। और हम जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको पूजा पाठ की, अर्चना की, ये सारी जो इजाजत है हमें देनी चाहिए। तो एक जो यह अयोध्या स्थान है, एक तो श्री राम जी की जन्मस्थली, इसलिए हिंदुओं के लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी तरफ देखें तो यहां पर बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। अब ये जो बाबरी मस्जिद है, अब ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए पवित्र स्थान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि भैया शुरुआत से श्री राम जी का मंदिर था, परंतु बाद में इसको तोड़ करके क्या बनाएगी, बाबरी मस्जिद बनाएगी। 16वीं शताब्दी के करीबन ये बाबरी मस्जिद बनाई गई है। किसने बनाई, कैसे बनाई, ये सब भी अभी हम आगे जानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि दो वर्ग है, जो दो वर्गों के बीच में क्या है, संघर्ष अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम। क्योंकि
एक ही जगह है, एक ही स्थान है जो कि दो वर्गों के लिए महत्वपूर्ण या ज्यादा पवित्र हो रहा है। ये बिल्कुल एक ऐसा सीन आप देख सकते हैं जैसे कि आप दो बहन भाई हो और आपको टीवी देखना है, टीवी एक ही है पर दोनों बोले नहीं नहीं मम्मी मैं देखूंगा, वो बोले नहीं नहीं देखो मम्मी दीदी मुझे देखने नहीं दे रही, मुझे रिमोट तो मुझे दे, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब स्थान एक ही है और वो एक ही जगह, उस एक जगह पर ही श्री राम जन्मस्थली हिंदुओं के लिए पवित्र है और बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए पवित्र है। अब इन दोनों वर्गों के बीच में क्या है, थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी जो टेंशन है वो तनाव टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों वर्गों में थोड़ी सी तनातनी हो जाती है, नहीं नहीं साहब हमारे लिए पवित्र है, वो कहते हैं नहीं नहीं साहब हमारे लिए पवित्र है। इस प्रकार से मुद्दा चलता रहता है और 1940 के आसपास से ही 1940s के दौर से ही बाबरी मस्जिद जो बनी हुई रहती है उस पर क्या कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, बंद कर दिया जाता है कि भाई ये विवाद मत करो, अभी रुक जाओ, आराम से कोर्ट के द्वारा ही फैसला करा जाएगा, ऐसे लड़ झगड़ के अगर मत करो, लड़ झगड़ के करोगे तो सभी का नुकसान होगा, इधर से भी कुछ लोग मरेंगे, इधर से भी कुछ लोग मरेंगे, क्यों आप हिंसा कर रहे हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए और लोकतांत्रिक जैसे देशों में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे ताले लगा दिए गए, फिर मैसेज जो है बंद कर दिए गए। अब 1947 में भारत आजाद हो गया और आजाद होने के बाद 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, फैजाबाद या अयोध्या एक ही बात है, फैजाबाद पहले नाम था, अब नाम जो है उस शहर का अयोध्या है। तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1986 में उन्होंने एक फैसला सुनाया और उन्होंने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद जो है उसके ताले खोल दिए जाने चाहिए, उसके ताले खोल दो और वहां पर उस प्रीमाइसिस में हिंदुओं को भी अलाउड करा जाए जिससे कि वो अपनी पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वो स्थान हिंदू वर्ग के लोगों के लिए भी क्या है, पवित्र स्थान है। इस बात को लेकर के फिर वापस क्या है, थोड़ा सा मुद्दा और हाईलाइट हो गया, थोड़ी सी तनातनी और हो गई। जब तनातनी हो गई तो अब देखिए अब जो काम होता है वो राजनीतिक पार्टियों का, ठीक है। अब राजनीतिक पार्टियां कोई बोले नहीं नहीं साहब बिल्कुल ये वर्ग है वो सही है, दूसरी बोले नहीं नहीं साहब ये वर्ग है वो सही है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वकीलों को देखा है, ठीक है, वो नहीं साहब जज साहब ये व्यक्ति मेरे क्लाइंट पे झूठा आरोप लगा रहा है जज साहब, वो बोले नहीं जज साहब गलत बात, इसी ने करा है कत्ल, इसी ने करा, इसी के क्लाइंट ने करा। तो वो दोनों जिस प्रकार से क्या होते हैं कि बस यूं लड़ते रहते हैं और नहीं भैया ऐसे 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 ऐसे, तो वो क्या, अब वो बेचारा वो क्लाइंट खड़ा खड़ा देख रहा है, अरे भाई तुम लोग लड़ लो पहले तुम दोनों लड़ लो। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो वर्ग है ना, ठीक है, एक तरफ ये वर्ग एक तरफ ये वर्ग, अब इन दोनों को क्या होता है ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट कर देती, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट कर देती। अब दोनों को क्या पॉलिटिकल पार्टी का क्या सपोर्ट मिल चुका है, तो दोनों में और ताकत आ जाती है, अच्छा साहब हमारे साथ ये पॉलिटिकल वाली पार्टी, वो बोले नहीं नहीं साहब हमारे साथ ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, तो थोड़ी सी क्या है हिंसा और बढ़ जाती है, थोड़ा सा और जो है तनाव है वो थोड़ा सा और उग्र रूप ले लेता है। तो अब 1986 के बाद से थोड़ा सा इस मुद्दे पर भी क्या है, जो पॉलिटिक्स है या राजनीति है वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं इस मुद्दे को। दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। तो देखिए हमने दो फैसलों की बात करी, पहला साहबानो केस 1985 और दूसरा जो फैसला था वो था फैजाबाद जिला न्यायालय, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसने फरवरी 1986 में एक फैसला सुनाया, ठीक है, एक डिसीजन सुनाया। अब क्या डिसीजन था, इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते मतलब जो प्रीमाइसिस है, ठीक है, वहां का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहां पूजा पाठ कर सके, क्योंकि इस जगह को पवित्र मानते हैं। तो अब इस अदालत ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जो डिसीजन सुनाया, उसमें ये कहा कि जो बाबरी मस्जिद है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भैया उस समय बाबरी मस्जिद थी, तो बाबरी मस्जिद जो है उसके जो अहाते हैं या जो प्रीमाइसिस है उसका ताला खोल देना चाहिए, ठीक है। जो लॉक कर रखा था 1940 के दशक से लॉक कर रखा था, उसके ताले खोल देने चाहिए और ताले खोल कर करके हिंदू धर्म के, हिंदू वर्ग के जो लोग हैं उनको पूजा पाठ करने के लिए परमिशन दी जाती है। क्यों, क्योंकि इस वर्ग के लोगों के लिए भी ये पवित्र जगह है, काफी पवित्र इसको मानते हैं। जैसे अब एक तस्वीर में आपको मंदिर और बाबरी मस्जिद और बीच में सुप्रीम कोर्ट तीनों दर्शाए गए। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला रहा था, तो बाबरी मस्जिद को लेकर के दशकों से, ठीक है, मतलब कोई एक दो सालों से नहीं, दशकों से, और एक दशक में ही 10 साल होते। तो मैंने क्या कहा कि 1940 के दशक में, 1940 से 1950 के बीच में ही यहाँ पे क्या कर दिए गए, बाबरी मस्जिद पे ताले लगा दिए गए, लॉक कर दिया गया बाबरी मस्जिद को। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में यह बन सकता है कि भैया बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया अयोध्या में, मीर बाकी ने। किसने करवाया, मीर बाकी, नाम याद रखिएगा, मीर बाकी ने करवाया। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। तो यह मस्जिद कब बनी है, 16वीं सदी। 16वीं सदी का मतलब है 1501 से लेकर के 1600 के बीच में,
ठीक है। उस समय किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने बनवाई थी। और ये मीर बाकी कौन है? मुगल शासक बाबर, ठीक है, मुगल शासक बाबर का सिप सलार है। मतलब एक तरीके से क्या है कि उसका जनरल है, मतलब सभी पोस्टों में सबसे हेड पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो मीर बाकी है। और किसकी हेड पोस्ट पे बैठा? बाबर, मतलब बाबर इसका राजा और बाकी बाबर के बाद इसी का नंबर आता है नेक्स्ट। तो बाबर के बाद मीर बाकी। तो मीर बाकी ने क्या करा? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। कब करवाया? 16वीं शताब्दी में करवाया। और मीर बाकी कौन था? मुगल शासक जो थे बाबर, उसका सीप सलाहर था। ये बाबरी मस्जिद की एक तस्वीर। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई है। तो हिंदू वर्ग के लोग और उसमें कुछ हिंदू धर्म के लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री राम की ये जन्मभूमि है, ठीक है, और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पहले भगवान श्री राम का मंदिर हुआ करता था। परंतु इसी राम मंदिर को तोड़कर क्या करा गया? यहाँ पर मस्जिद बनवाई गई, यहाँ पर मॉस्क्यू बनाया गया। मॉस्क्यू आप समझते हैं ना, इंग्लिश में मस्जिद को मॉस्क्यू और मंदिर को टेम्पल कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ हिंदू वर्ग के धर्म के कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि हुआ करती थी, जन्मभूमि थी, ठीक है, और यहाँ पर मंदिर था। और उस मंदिर को तोड़ करके क्या करा गया है? बाद में बाबरी मस्जिद बनाई गई है। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। और जो ये विवाद है, देखो अब क्या है कि भैया विवाद क्या है कि हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि और यहाँ पर पहले मंदिर था और फिर बाद में बाबरी मस्जिद आई है, ठीक है, फिर बाबरी मंदिर को तोड़ करके क्या है? बाबरी मस्जिद बनाई गई है। मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो ये कह रहे नहीं साहब, बाबरी मस्जिद हमारी है और ये मस्जिद अब नहीं टूटनी चाहिए, वहीं रहनी चाहिए। तो दोनों वर्गों के बीच में थोड़ा सा तनाव है। और जब फाइनली डिसीजन जाना होता है तो वो कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है। तो इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया। मतलब अभी जो तनाव है वो कहाँ पे पहुंच गया? अदालत में पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया। और मुकदमा जो केस है वो कई दशकों तक चलता रहा, काफी सालों तक ये केस जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। अब 1940 के जो दशक है उसके आखिरी सालों में कुछ एंडिंग ईयर में आकर करके मस्जिद में ताला लगा दिया गया, ठीक है, और क्योंकि ये मामला अदालत के हवाले था। तो जब तक अब ये अदालत के हवाले था तो भैया दोनों की ही नहीं है वो प्रॉपर्टी, जब तक किसकी है? कोर्ट की। और जिस दिन कोर्ट अपना फैसला सुना देगा उस दिन जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा उसको ये जमीन सौंप दी जाएगी। परंतु 1940 के दशक के अंत में आकर के मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अब जैसे ही फैजाबाद जिला न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि वे बाबरी मस्जिद के प्रीमाइसिस के अहाते के ताले खोल दिए जाए और वहां पर हिंदू धर्म के, हिंदू वर्ग के लोगों को पूजा पाठ करने की परमिशन दी जा रही है क्योंकि वो उनके लिए पवित्र स्थान है। तो दोनों ही पक्षों ने, दोनों ही पक्ष मतलब हिंदू धर्म के लोग भी और मुस्लिम धर्म के लोग भी, दोनों ही पक्षों ने क्या करा? लामबंदी होने लगी। लामबंदी का मतलब क्या? इकट्ठा होने लगे, ठीक है, इकट्ठा होने लगे। हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के लोगों को जोड़ने लगे, मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म के लोगों को जोड़ने लगे। लामबंदी होना शुरू हो गई कि नहीं साहब हम हमारे धर्म के लोग, हमारे धर्म के लोग, ठीक है, क्योंकि वहां पर परमिशन दे दी गई है बाबरी मस्जिद खोलने की। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। तो काफी जो हिंदू संगठन है वो हिंदुओं को एक करने में, इकट्ठा करने में, ठीक है, और मुस्लिम संगठन मुस्लिमों को एक करने में, इकट्ठा करने में, लामबंद करने की कोशिश में क्या है? जुट जाते हैं कि हाँ भैया हिंदू ये कहते हैं नहीं नहीं साहब वो हमारी ही जमीन है और उस पर भगवान श्री राम का ही मंदिर होना चाहिए, भगवान श्री राम का मंदिर था और वहां पर पूजा पाठ की परमिशन होनी चाहिए। और मुस्लिम संगठन कहता नहीं वहां बाबरी मस्जिद है तो बाबरी मस्जिद में है, हमें ही परमिशन होनी चाहिए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। अब भाजपा ने इस मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा और राजनीतिक जो मुद्दा है वो बना दिया, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, ठीक है, ऐसे संगठनों के साथ मिलकर करके भाजपा ने क्या है प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। मतलब लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को जोड़ने का और उनको समझाने का जो इस प्रकार के कार्यक्रम भाजपा ने चलाए। किसके साथ मिलकर करके? आरएसएस के साथ और वीएचपी के साथ। ये दोनों संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये दोनों संगठन है। इन दोनों संगठनों के साथ मिलकर करके भाजपा ने कार्यक्रम चलाए लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि साहब एक होइए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। अब देखिए, जन समर्थन को जुटाने के लिए, जनता को एक करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ को साथ लेने के लिए गुजरात स्थित जो सोमनाथ मंदिर है
वहां से लेकर के उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा, ठीक है, एक पूरी रथ यात्रा निकाली गई, ठीक है। बड़ी, देखिए गुजरात से लेकर के यूपी तक रथ यात्रा जा रही है। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है वहां से लेकर के अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की तैयारी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि लोगों का एक बड़ा जन समर्थन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक विश्व हिंदू परिषद जोड़ना चाहते थे। यहाँ पे एक मंदिर की तस्वीर आपको दिखाई गई। अब बात करते हैं विध्वंस और उसके बाद, ठीक है। अब जैसे ही अयोध्या विवाद में 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला दिया जाता है कि साहब आप वहाँ का प्रीमाइसेस खोलिए, तो धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या आप कह सकते हैं अलग अलग जो संगठन है वो लोगों को एक करना, अपने अपने वर्गों के लोगों को एक करना, इकट्ठा करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। वैसे ये मामला इतनी जल्दी नहीं, वो धीरे धीरे हायर कोर्ट्स में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर शायद 2019 में आकर करके नवंबर 2019 में शायद इस पर फाइनल डिसीजन आता है। 19 या 20 का ईयर है, शायद 19 है, शायद कोरोना से पहले, क्योंकि कोरोना 20 में आ गया था, हाँ 19 की बात है, ठीक है। नवंबर 2019 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। जब तक तो ये केस जो है वो कोर्ट में ही चलता रहता है। परंतु जब एक बार 1986 में 1940s के दशक के बाद फिर से एक बार जो मुद्दा उठा वो 1986 में उठा, तो जो संगठन है वो सारे क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अब एक्टिव हो गए तो ये अयोध्या विवाद कहां तक पहुंचता है? ये पहुंचता बच्चों बाबरी मस्जिद के विध्वंस या बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, मतलब बाबरी मस्जिद को गिरा देना, वहां तक पहुंचता। फिर और उस बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी को अब यहां पर पढ़ना है। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। अब देखिए, जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, ठीक है, जो भी संगठन ये चाहते थे कि नहीं भैया वहां पर तो भगवान श्री राम जी का मंदिर था और भगवान श्री राम जी का ही मंदिर बनना चाहिए, तो श्री राम जी के मंदिर के निर्माण का जो समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन करा। कार सेवा का मतलब होता है भैया खुद की इच्छा से जुड़िए, आप खुद की इच्छा से जुड़िए, क्योंकि आप भी अगर चाहते हैं कि भैया भगवान श्री राम का मंदिर वहां अयोध्या में बनना चाहिए, तो अपनी इच्छा से जुड़िए और इस राम मंदिर के निर्माण में, इस राम मंदिर को बनाने में आप अपना श्रम दान दीजिए, ठीक है। मतलब आप इसमें अपनी जो बल है वो आप अपना दीजिए, आप इसमें काम करिए, आइए तो मिलकर के इस जो रथ यात्रा होगी या ये जो कार सेवा हम निकाल रहे हैं इसमें समर्थन करिए। तो 1992 के दिसंबर की बात है, ये मंदिर की तस्वीर। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में ये तनाव अपने चरम पर था, तो पूरे देश में ये माहौल जो कैसा हो जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या जो वहां पे जो स्थल है, बाबरी मस्जिद वाला स्थल है, वो विवादित स्थल था, क्योंकि एक पक्ष उस पर दावा कहता है कि नहीं साहब ये हमारे धर्म के, हमारे वर्ग के लोगों का है, और दूसरा पक्ष ये कहता है नहीं साहब ये तो हमारे धर्म, हमारे वर्ग के लोगों का है। तो वहां पर तो बिल्कुल तनाव अपने चरम पर था, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल का अगर तनाव या टेंशन कहीं पर थी तो वो अयोध्या में थी। बाकी तो पूरे देश में ही थोड़ा सा माहौल टेंशन वाला था। टेंशन वाला माहौल क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल एक लोगों को जोड़ा गया कि आप आइए, चलिए साहब वहां तक हम रथ यात्रा एक निकाल रहे हैं या हम वहां तक जा रहे हैं, ठीक है। और वो एरिया कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा सा विवादित था दो वर्गों के बीच में। फिर इस प्रकार से पूरे, जैसे यार आज एक बात बताइए कि इतनी पूरे देश से जनता इकट्ठा होकर करके किसी इलाके की तरफ बढ़ती तो थोड़ा सा तो टेंशन होगी, ठीक है, टेंशन तो होती है। तो वो लोगों का जुड़ना, फिर दूसरे संगठन, दूसरे समुदाय हैं, दूसरे उनके संगठन है वो भी जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा माहौल वाला जो है टेंशन वाला माहौल हो जाता है। और अयोध्या वो विवादित स्थान बना हुआ है, बाबरी मस्जिद है वहां पर, और एक वर्ग ये कह रहा है कि नहीं हमारी, एक कह रहा है हमारी है, तो तनाव माहौल जो है अयोध्या में ज्यादा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। तो अब भैया सुप्रीम कोर्ट के पास मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने किसको आदेश दिए? राज्य सरकार को। जो स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि भैया जो विवादित स्थल है, जो डिस्प्यूटेड जो एरिया है, ठीक है, जहां पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है और जिस एरिया पे हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब ये हमारे लिए पवित्र है, और मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं हमारे लिए पवित्र है, उस विवादित स्थल को, जो डिस्प्यूट है, दोनों वर्गों के, दोनों धर्मों के लोगों के बीच में विवाद बना हुआ है, उस वाले स्थल की सुरक्षा करने का पूरा इंतजाम करें। मतलब उस स्थल पे कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, उस स्थल पे किसी भी प्रकार की हिंसा, कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। ये आप पढ़ चुके हैं ना, क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी संघवाद वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि भैया हमारे देश में 3 सूचियां बनी हुई है, केंद्र या संघ सूची कह दीजिए, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है बच्चों संवर्ती सूची। अब जो संघ सूची है,
ठीक है, उसमें वह सारे काम डाले गए हैं जो कि केंद्र सरकार या देश की संसद के पास होते हैं। राज्य सूची में वह सारे काम डाले गए हैं जो कि राज्य सरकार या राज्य की विधानसभा कर सकती है। और समवर्ती सूची में ऐसे काम डाले गए हैं जिनको केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकारें भी कर सकती है। परंतु अगर दोनों के कानूनों में विवाद होता है तो हम केंद्र की बात मानेंगे। तो यहाँ पे जो पुलिस वाला मामला है वो किसके पास है? राज्य के पास है, राज्य के पास है। और अगर मान लीजिए ऐसी ही बात किसी केंद्र शासित प्रदेश में हो जाती, जैसे मान लीजिए दिल्ली में हो जाती, ठीक है, तो वहां पे किसके पास होता? वहां पे फिर केंद्र सरकार के पास होता। फिर केंद्र सरकार को आदेश दिया जाता, क्योंकि पुलिस केंद्र शासित प्रदेश की केंद्र सरकार के अधीन होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि भैया पुलिस प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो सब कुछ है वो आप लोगों का है, आपके अंडर कंट्रोल है संविधान के अनुसार। तो इसलिए क्या है कि विवादित स्थल की सुरक्षा करना, उसकी सिक्योरिटी करने का जो पूरा इंतजाम करना है वो किसको करना है? राज्य सरकार को करना है, स्टेट गवर्नमेंट को करना है। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू मुसलमानों के बीच झड़प हुई। तो 6 दिसंबर 1992, ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को विभिन्न भागों से जो देश से लोग हैं वो आ जुटे और उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया। और जैसे ही मस्जिद के विध्वंस या मस्जिद के गिराने की खबर पूरे भारत में फैलती है तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में थोड़ी सी झड़प होती है, हिंसा होती है। ये तस्वीर आपको सुप्रीम कोर्ट की दर्शाई गई है। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। और 1993 के जनवरी में फिर एक बार फिर कहां? मुंबई में हिंसा भड़कती है और 2 हफ्तों तक वो हिंसा चलती रहती है। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। देखिए, अब 1992 में, ठीक है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो जाता है, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, ठीक है। और जब वहां पर लोगों की भीड़ पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश भी देता है राज्य सरकार को कि भैया आप लोग उस विवादित स्थल की सुरक्षा करिएगा, ठीक है, और शांति बनाए रखिएगा पूरे राज्य में और पूरे देश में शांति बनी रहनी चाहिए। बाबरी मस्जिद गिर जाती है, उसके बाद हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े होने लग जाते हैं, झड़प होने लग जाती है, ठीक है। फिर 1993 के जनवरी में फिर मुंबई में होती है। अब ये जो अयोध्या का ये पूरा विवाद हुआ या बाबरी मस्जिद का गिरना हुआ, इससे कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन चेंजेस, उन बदलाव की बात करनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात चैप्टर का ही नाम ये है कि राजनीतिक जो बदलाव है, नए बदलाव जो हुए हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो अयोध्या की जो घटना हुई उससे कई बदलाव आए। अब कई बदलाव में क्या क्या था? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। तो सबसे पहला जो चेंज उस समय आया वो क्या आया? उत्तर प्रदेश में सत्तासीन किसकी सरकार थी? भाजपा की थी। मतलब उस समय सत्ता में आसीन, देखो आप शब्दों को तोड़ तोड़ करके पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। सत्ता प्लस आसीन, आसीन मतलब हम कहते हैं आसन, ठीक है, हम कहते हैं आसन, बेटा अपना आसन लीजिए, मतलब अपने स्थान पर बैठिए। मतलब सत्ता पर उस समय कौन बैठा हुआ था? भाजपा बैठी हुई थी। मतलब राज्य में सरकार किसकी थी? भाजपा की थी। राज्य में सरकार बीजेपी की थी। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसको केंद्र ने क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया, ठीक है। और केंद्र सरकार के पास तो ये शक्ति है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त करवा सकती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए सभी उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया जहां जहां पर बीजेपी की सरकार थी। और क्यों? क्योंकि भाई 356 ये कहता है कि अगर राज्य में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही से काम ना कर रही हो तो वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो सकता है। तो सबसे पहला इस घटना के बाद यूपी में जो सरकार है वहां केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त और सभी बीजेपी शासन राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल का लग जाना। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ भैया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राज्य सरकार को कि भैया आपको विवादित स्थल की रक्षा करनी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बिल्कुल ये सरकार की जिम्मेदारी है, विवादित स्थल की रक्षा करी जाएगी, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जब गारंटी ले ली गई थी, ठीक है, अब गारंटी ले ली गई परंतु आपने वो काम नहीं कर पाए, ठीक है, आप उस स्थल की रक्षा नहीं कर पाए, तो अब ये क्या है? अदालत की अवमानना है। अदालत की अवमानना का मतलब होता है कि भैया ये कोर्ट का एक प्रकार से अपमान है और भारत का संविधान कोर्ट को इतनी पावर देता है कि उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, आपने इतने नेताओं को अलग अलग वर्गों के पक्ष में विपक्ष में बोलते हुए सुना होगा। एक नेता दूसरे नेता को गाली दे रहा है, ऐसा भी सुना होगा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ जाकर के बोल रहा होगा या उनको कुछ गलत बोल रहा होगा, नहीं।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके खिलाफ में कभी नहीं बोला। इनका अगर कोई निर्णय ठीक भी नहीं लगेगा तो यही बोलेंगे कि हाँ, माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है या माननीय जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने जो ये फैसला दिया है उसमें थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा है, और हम बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से ही हम थोड़ा सा वापस से याचिका लगाएंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कोर्ट को यूं बिल्कुल कुछ भी बोल दो, ये कोर्ट ने फैसला दिया, क्या फैसला, ऐसा फैसला थोड़ी आता है, ऐसा नहीं। अवमानना नहीं कर सकते, उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका के पास खूब पावर है, और वो मतलब हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका को सही राह दिखाने वाली न्यायपालिका है। तो उसको भी गलत कहोगे तो फिर भैया काम कैसे चलेगा। ठीक है, मतलब आज टीचर सबको कुछ ना कुछ बनाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ ना कुछ बनाता है, और टीचरों को ही गलत कहने लग जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ये तो अदालत की अवमानना करिए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी केस चल गया। तो दूसरा काम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। तो भाजपा ने भी आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली इस पर कहा कि ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है, उस पर अपना अफसोस व्यक्त करा है। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। तो केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग बिठाया। ठीक है, एक जांच करने वाली कमेटी, एक आयोग नियुक्त करा, और उसे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा गया, भाई उन स्थितियों की जांच करो जिनका परिणाम क्या हुआ कि मस्जिद विध्वंस हुआ। ऐसे क्या कारण हुए जिनके कारण कि लोग वहां तक पहुंचे और वो मस्जिद का विध्वंस कर दिया। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। तो ज्यादातर जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने यही कहा कि जो मस्जिद का विध्वंस हुआ है उसकी निंदा करी, उसकी बुराई करी, बोले ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है और भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाता है, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभ रहे थे। तो अब धर्मनिरपेक्षता पर फिर से बहस चल पड़ी, फिर से डिबेट हो पड़ी कि क्या भारत सच में धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, क्या भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है या नहीं है। जो सवाल जैसे ही हमारे आज़ादी के बाद हमारे सामने थे, जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था कि क्या भारत में जितने भी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो बिल्कुल प्यार से, अमन से, चैन से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्या भारत सच्चे लोकतंत्र के रूप में उनकी सहायता मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या भारत किसी एक धर्म एक वर्ग के लोगों के लिए होगा या सभी वर्गों के लिए होगा। जो सवाल क्या भारत धर्मनिरपेक्ष बनकर के रहेगा या नहीं रहेगा, इस प्रकार के जो सवाल हैं वो सवाल उस समय खड़े हुए, वापस वो इस समय भी आकर के खड़े हो गए। पर भारत एक पूरा धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में सभी को अपने विचारों को रखने की, मानने की पूरी आजादी दी गई है संविधान के द्वारा। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिकीय अधिकार दिए जाएंगे। तो अब बंटवारे के समय भारत के सामने ये सवाल था कि क्या भारत एक ऐसा देश बन रहा है जहां पे जो बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय है वो अल्पसंख्यकों को दबा करके रखेगा। ठीक है, या आप कह सकते हो यहाँ पे जो हमने पढ़ा बहुसंख्यकवाद वाली जो नीति है, क्या बहुसंख्यकवाद वाली नीति लगाएगा, या सभी धर्मों को भारत में बिल्कुल जो समान रूप से देखा जाएगा, कानूनी रूप से सभी समान होंगे, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, सबको बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। तो भारत दूसरी वाली कैटेगरी में आया कि हाँ भैया हमने सबको बराबर के समान अधिकार दिए। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठे और बाबरी मस्जिद का जब ध्वंस हुआ तो वापस से ये सवाल खड़े हो उठे कि भैया क्या भारत सच में धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो लेक्चर कंप्लीट होता है, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कुछ नई सहमतियों की, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर और हमारी ये किताब पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और कराते रहिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस किताब के अंतिम अध्याय के अंतिम लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।